हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी के फिजिक्स मॉडल सेट 2 क्लास 10 के मॉडल सेट 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं इस का डिटेल बता दूं कि साइंस सेक्शन में टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको टोटल 1 आवर 30 मिनट्स अलॉटेड होंगे और इसी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों पूछा जाएगा, जिसमें कि फिजिक्स सेक्शन में आपको टोटल 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन ए बी सी डी के रूप में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सही विकल्प कोई एक ही विकल्प सही होगा और गलत अगर आंसर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कोई भी अंक आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, वो जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कि r से दर्शाया जाता है। उसी तरह से जो दर्पण के बीचों बीच जो पॉइंट है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, P से दर्शाया जाता है और C और P के बीच की दूरी को ही हम लोग R या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C और P के बीचों बीच जो पॉइंट है उसे हम लोग फोकस कहते हैं और फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग फोकस दूरी F कहते हैं। तो इस फिगर में आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारा फोकस चूंकि बीचों बीच है, इसका मतलब ये त्रिज्या का आधा होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट रिलेशन होगा वो होगा F = R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में जो ये किरण है इसे हम लोग आपतित किरण, जो किरण आ रही है टकराने के लिए उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर प्रकाश टकराएगा उसे हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे और टकराने के बाद वो जिस रास्ते से जाएगा उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। तो यहाँ पर आपतन बिंदु पर अगर आप लंब 90 डिग्री बनाते हैं तो उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं और आपतन कोण किसे कहेंगे? तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहा जाता है और इसे I से दर्शाया जाता है। उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं और इसे R से दर्शाया जाता है। तो यहाँ प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, जिसमें कि पहला नियम है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण मतलब एंगल I और एंगल R ये दोनों बराबर होंगे, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों किरण जो है वो एक ही तल यानी इस समतल में है, ये हमारा दूसरा नियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के यही सिर्फ 2 नियम हैं और ये नियम सभी जगह परावर्तन के केस में लागू होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 2, मतलब आपको बी को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाती है वो दर्पण के पीछे बनाता है, जिसे कि हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो डॉटेड लाइन से जो प्रतिबिंब आप दिखाएंगे वो आभासी होगा और आभासी प्रतिबिंब कभी भी बने तो वो हमेशा सीधा ही बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, चाहे वस्तु को आप दर्पण के नजदीक रखें या दूर रखें, ये प्रतिबिंब की दूरी हमेशा वस्तु के दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट है,
प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। ये जो प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे ये वस्तु रखा होगा। मतलब u और v प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होगी। और साथ ही साथ ये पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पर सामने में कोई लेटर लिखे, सपोज करिए मैं बी लिखता हूं, तो ये बी आपको इस तरह से पार्श्व परिवर्तित दिखेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस, किसी एम्बुलेंस के पीछे में जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो पार्श्व परिवर्तित करके लिखा जाता है, ताकि सामने वाला कोई व्हीकल जब साइड मिरर से उसे देखे तो उसे उसका सीधा प्रतिबिंब दिखे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसका प्रतिबिंब जब किसी दर्पण पर बनेगा वो सीधा बनेगा। मतलब ये एम्बुलेंस आपको सीधा लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। दोनों तो हो नहीं सकता है, वास्तविक नहीं होता है, ये सिर्फ काल्पनिक होता है। तो करेक्ट आंसर है काल्पनिक। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही चीज है, दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आभासी या काल्पनिक। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वाहनों के पश्च दर्शन, पीछे देखने को हम लोग पश्च दृश्य दर्शन कहते हैं। पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी परिस्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेकिन अगर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण में कुछ परिस्थिति में उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। तो यहाँ पर हम लोग जो दर्पण यूज करेंगे वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इस पार्श्व दृश्य दर्पण का उपयोग ड्राइवर जो है अपने पीछे के वाहनों को देखने में करते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए हम लोग प्राथमिकता देते हैं कि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे कि ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो अवतल दर्पण में बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें कि उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है। तो उल्टा प्रतिबिंब बनने से ड्राइवर को कंफ्यूजन होगा। सिमिलरली समतल दर्पण का क्यों नहीं यूज करते हैं। तो समतल दर्पण का जो कवरेज एरिया होता है, समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है बट उसका जो कवरेज एरिया है वो कवरेज एरिया कम है। लेकिन हम लोग को उत्तल दर्पण में जो कवरेज एरिया वो बड़े क्षेत्र को देख सकता है, इसलिए हम लोग समतल दर्पण के कंपैरिजन में उत्तल दर्पण को प्रीफर करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग वैसी वस्तु का ही प्रयोग करते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पार हम लोग देख सकें। तो जल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक अगर ट्रांसपेरेंट हो जो जिसके आर पार हम लोग देख सकें तो वैसे प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी के आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, इसलिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो यहाँ पर आप डी को सेलेक्ट करेंगे। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जैसा स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि समतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, हर एक केस में आप देखेंगे कि जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे कि हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समतल दर्पण में भी यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है ये आभासी प्रतिबिंब है, जिसे कि काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये कैसा है, तो सीधा है। यहाँ पर
अवतल दर्पण में जब आप वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इसका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी हमारा सीधा बन रहा है। सिमिलरली उत्तल लेंस में भी अगर आप फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब आप वस्तु को रखेंगे तो उस केस में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा और ये हमेशा सीधा बनेगा। तो ध्यान रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब आप याद रखेंगे कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो ये भी याद रखेंगे, चाहे कोई भी केस हो, चाहे दर्पण हो या लेंस, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। यदि f का मान 12 सेंटीमीटर हो तो r का मान क्या होगा? तो जैसा कि आपने पहले देखा कि f का जो वैल्यू होता है वो होता है r/2। तो r का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया 2f। तो फोकस को आपको डबल कर देना है, तो 2 इंटू 12 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 24। तो यहाँ पर जो r का मान होगा वो होगा 24 सेंटीमीटर। तो आपको यूनिट पर, मात्रक पर भी विशेष ध्यान देना है। तो इसका उत्तर होगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जैसे अगर आपके पास मोटरसाइकिल भी है तो मोटरसाइकिल के आगे जो बल्ब लगा हुआ है तो उसमें देखेंगे कि उसके अंदर में हम लोग जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस पर हम लोग का बल्ब लगा रहता है। तो यहाँ से जो लाइट निकलता है, फोकस से जब लाइट अवतल दर्पण पर पड़ता है तो अवतल दर्पण का गुण होता है कि फोकस से जो भी आपतित किरण आ रही है वो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। तो इससे चूंकि हर एक किरण फोकस से आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। एज ए रिजल्ट आपको जो परावर्तित किरण मिलेगी वो समानांतर प्रकाश की किरण मिल रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समानांतर किरण जो है वो दूर तक जा सकती है, तो ये बहुत दूर तक जाती है, इसलिए हम लोग अग्र दीप के लिए जो है वो जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो है अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। अवतल लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को आप रखते हैं, चाहे आप कहीं पर भी रखें, कितनी भी दूरी पर रखें, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये हमेशा सीधा बनेगा। और चूंकि ये सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही होता है तो इसका जो प्रतिबिंब का नेचर होगा वो होगा आभासी व सीधा। तो अवतल लेंस के केस में आपको हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या बताता है? ये लेंस की शक्ति को बताता है। और लेंस की शक्ति है क्या? तो उत्तल लेंस में समानांतर प्रकाश किरण को ये कितना मोड़ पा रही है, कितना अभिसारित कर पा रही है, इसी क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। और अगर आपके पास अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में समानांतर प्रकाश किरण जो है जितना अपसारित हो पाए, मतलब मुख्य अक्ष से जितना दूर जा पाए, वही लेंस की क्षमता है। और लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब P का जो वैल्यू होता है वो 1/f होता है। और फोकस को SI यूनिट में हम लोग फोकस को मीटर में डिनोट करते हैं, इसलिए 1/f का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/मीटर। सो इसे आप मीटर इनवर्स कह सकते हैं और इसी को शॉर्टकट में हम लोग डायोप्टर कहते हैं। सो 1 मीटर इनवर्स इज 1 डायोप्टर। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की, ये रहा हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस चूंकि पॉजिटिव होता है इसके कारण इसका जो पावर होगा वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा।
इसी तरह से हमारे पास जो अवतल लेंस है इसका फोकस हमेशा निगेटिव होता है, एज ए रिजल्ट इसका जो पावर होता है वो भी हमेशा निगेटिव होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस हमें पता करना है। तो आपने देखा कि हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर f का वैल्यू आपको निकालना हो तो आप बोलेंगे f इज इक्वल टू 1/p, और p के जगह पर आपको लिखना है 2, और ये जो आपको उत्तर निकलेगा ये निकलेगा मीटर में। तो अगर आपको यहाँ पर चूंकि चारों ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 50 सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज डी, 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो हमारा जो आंख का पुतली है जो कि काले भाग का है, वो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। तो पुतली के साथ जो अंग रहता है उसे हम लोग परितारिका कहते हैं, और ये रंगीन भाग होता है। तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग परितारिका कहते हैं, जो कि पुतली से सटा हुआ होता है, पुतली के पीछे होता है, और वो रंगीन भाग है जिसे कि हम लोग परितारिका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये रहा हमारा लेंस। लेंस से जो प्रकाश की किरण आती है वो रेटिना पर जाकर के केंद्रित होती है। तो इसे हम लोग प्रकाश की मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं, और रेटिना को ही दृष्टि पटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा दृष्टि पटल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और मेरा आप लोगों को सुझाव रहेगा कि आप लोग पर डे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, अपने दिन को पहले वाले दिन से बेहतर बनाएं, और एग्जाम का टेंशन ना लें, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, और डेफिनेटली आप अपने रिजल्ट को अच्छा बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।